यस सर। चलिए इसमें देखिए, सबसे पहले ज्वेलरी का सेल प्राइस दिया हुआ है 7 लाख। ज्वेलरी का 7 लाख सेल प्राइस है। उसमें से उसका इंडेक्स यस सर। पोजीशन माइनस कीजिए, 1,29,000 इंटू करंट ईयर का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय जिस ईयर में परचेज हुआ है 78, तो 78 का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है 129, तो इस तरह से आ गया 2,89,000। यहाँ तक कोई दिक्कत? नो सर। अब कह रहा है कि ये पहला माइनस हो गया। दूसरा ये प्लॉट के बारे में, प्लॉट का सेल प्राइस है 18,24,000। प्लॉट का सेल प्राइस है 18,24,000। यस सर। यस सर। उसका एक्सपेंसेस ऑन सेल है 24,000, वो माइनस कर दिए। नेट सेल कंसिडरेशन हो गया 18 लाख का। अब उसके बाद उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है 2,26,000, तो उसको इंडेक्सिंग किए। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 2,26,000 इंटू करंट ईयर का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय 45 का इंडेक्स दैट इज 113। यस सर। इस तरह से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन आया 5,78,000, तो उसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ 12,22,000। नेक्स्ट आइए गोल्ड के बारे में, तो गोल्ड का सेलिंग प्राइस है 5 लाख। इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,48,000 इंटू 289 और 910 का इंडेक्स नंबर दिया हुआ, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स दिया हुआ 148 से डिवाइड किया 2,89,000। तो इस तरह से टोटल यस सर। तीन जगह इसका टोटल कैपिटल गेन हुआ है। एक 4,11,000, एक 2,22,000 और एक 2,11,000। तीन जगह इसका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। और वो कहता है कि 15 लाख का एक हाउस परचेज किया है। तो हम लोग डिडक्शन अंडर 54F में पढ़ेंगे कि 54F में ये कहता है कि सेल ऑफ एनी टाइप ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स, किसी भी तरह का लॉन्ग टर्म एसेट्स को आप सेल कीजिए, लेकिन परचेज करना है तो सिर्फ हाउस प्रॉपर्टी ही परचेज करना है। तो यस सर। 54F में ये कहा गया था कि हाउस प्रॉपर्टी अगर आप अप टू सेल प्राइस तक खरीदते हैं, मतलब सेल प्राइस आपका हो गया 7 लाख और 18 लाख और 5 लाख, तो टोटल हो गया 18 7 25 30 लाख रुपया। अगर टोटल आप 30 लाख का परचेज करते हैं तो जितना कैपिटल गेन है वो सारा का सारा एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन 54F में एक शर्त ये भी रखा था कि अगर आपका परचेज 30 लाख रुपया से कम का है तो आपको इंडेक्स ही उसका ये पार्ट पेमेंट का ही प्रोपोर्शनेट एग्जम्पशन ही मिलेगा, टोटल छूट नहीं मिलेगा। तो इसने परचेज कितने का किया है? 15 लाख का परचेज किया है, दैट इज बिलो ₹30 लाख। अगर 30 लाख तक आप परचेज नहीं किए हैं तो आपको छूट जो है वो कम मिलेगा। तो इसका टोटल लॉन्ग टर्म कैपिटल हो गया, गेन हो गया 18,44,000 और परचेज कंसिडरेशन कितना है? 15 लाख। जो नया परचेज किया है, जो 54F के लिए डिडक्शन के लिए वो परचेज किया है, वो है 15 लाख का। तो 15 लाख का जो परचेज किया है दैट इज लेस देन टोटल सेल प्राइस दैट इज 30 लाख। तो 30 लाख से कम है, इसलिए इसको प्रोपोर्शनेट छूट मिलेगा। तो इसके लिए क्या फॉर्मूला पढ़े थे हम लोग? इसके लिए फॉर्मूला है कि जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है इनटू जो परचेज का अमाउंट है, नया जो परचेज आपने किया है, डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन। तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 18,44,000 इंटू ये परचेज किया आपने 15 लाख का और डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन है 30 लाख का। तो इस तरह से इसको एग्जाम्पशन कितना मिल रहा है? 9,22,000 का। तो 9,22,000 माइनस की 18,44,000 में, तो इसको टैक्स लग जाएगा उसका हाफ, यानी कि 9,22,000 पर टैक्स लगेगा। और यही अगर वो 30 लाख रुपया तक का पूरा का खरीद लिया रहता तो ये जो 18,44,000 है इस पर पूरा का पूरा छूट मिल जाता है। लेकिन 54F कहता है कि अगर आप कम का खरीदिएगा तो आनुपातिक छूट मिलेगा, जबकि और किसी में ऐसा नहीं है। दूसरे जगह ये है कि अगर आप कम का खरीदे तो कम ही छूट मिलेगा, लेकिन यहाँ कम का खरीदिएगा तो कम छूट नहीं मिलेगा, बल्कि क्या है? अनुपातिक छूट मिलेगा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? नो सर। 26 में आते हैं। 26 में कह रहा है कि ऑन
1 अगस्त 1997 मिस्टर भंडारी परचेज किया एक प्लॉट 40,000 का, एक प्लॉट परचेज किया है 40,000 का, और उस मार्केट फेयर वैल्यू है उसका 2001 का 80,000। तो याद कीजिए हम लोग पढ़े थे कि विच एवर इज मोर, अगर 1 अप्रैल 2001 का वैल्यू दिया हुआ और उसके पहले का भी वैल्यू दिया हुआ है, तो दोनों में जो ज़्यादा होता है उसी को लिया जाता है। तो यहाँ पर एक वैल्यू दिया हुआ 1997 का 40,000 और एक 1 अप्रैल 2001 का दिया हुआ 80,000। तो जो 80,000 है उसको हम लोग लेंगे क्योंकि विच एवर इज मोर, और इंडेक्स नंबर किसका लिया जाएगा 2001 का, दैट इज आवर 100। तो यहाँ पर इंडेक्स नंबर आएगा 100। अब कहता है कि 3 अगस्त 2019 को मिस्टर भंडारी ने वो प्लॉट 15 लाख रुपए में बेच दिया और 2% का ब्रोकरेज दिया, और उसके बाद 2% का ब्रोकरेज देने के 2% का ब्रोकरेज दिया, जितना नेट सेल कंसिडरेशन है उसमें से 7,35,000 का एक नया मकान परचेज किया है। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले सेल कंसिडरेशन कितना हो गया 15 लाख, नेट सेल कंसिडरेशन 15 लाख, उसमें 2% का ब्रोकरेज है, तो 2% का हम लोग ब्रोकरेज माइनस किए, तो 2% का ब्रोकरेज माइनस किए तो 30,000 का ब्रोकरेज माइनस हुआ, तो नेट सेल कंसिडरेशन हो गया 14,70,000। अब इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन करेंगे तो अभी आपके पास एक वैल्यू है 1 अगस्त 1997 और एक वैल्यू है 1 अप्रैल 2001। तो आपको ये बताया जाता है कि जो दो वैल्यू में से जो ज़्यादा वैल्यू होगा वो इंडेक्सिंग किया जाएगा। तो यहाँ पर 80,000 है, इसलिए इंडेक्सिंग जो है वो 80,000 का होगा। तो 80,000 इंटू करंट ईयर का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाई 2001 का जो इंडेक्स होता है 1 2 का जो इंडेक्स होता है 2001 2 का इंडेक्स 100, तो डिवाइडेड बाय 100, तो 2,31,200 ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ। अब कहा गया था कि कुछ भी बेचिए और अगर आप हाउस परचेज कीजिएगा, यहाँ पर कह रहा है कि उसने हाउस परचेज किया 7,35,000 का, तो कुछ भी बेच के अगर आप हाउस परचेज करते हैं तो आपको छूट किसका मिलेगा, छूट मिलेगा एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 54F का। लेकिन 54F ये कहता है कि अगर अप टू सेल प्राइस, जितना सेल प्राइस है उतना पूरा का अगर आप खरीद लेते हैं तब तो आपको पूरा जो 12,38,000 का 800 का जो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हो रहा है वो पूरा का पूरा एग्जम्पशन मिल जाएगा। लेकिन आपने यहाँ पर सेल कंसिडरेशन कितना किया है 14,70,000, 14,70,000 का आपका नेट सेल कंसिडरेशन है, जबकि जो नया परचेज है वो है 7,35,000 का, विच इज लेस देन 14,70,000 से। तो नेट सेल कंसिडरेशन से आपने कम का खरीदा है, इसलिए आपको जो छूट मिलेगा वो प्रोपोर्शनेट छूट मिलेगा, टोटल छूट आपको नहीं मिल पाएगा, यहाँ पर प्रोपोर्शनेट छूट मिलेगा। तो हम लोग उसका फॉर्मूला क्या लिखते हैं कि जितना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो 12,38,800 इंटू जितना आपने इन्वेस्टमेंट किया है 7,35,000 डिवाइडेड बाय नेट सेल कंसिडरेशन, नेट सेल कंसिडरेशन है 14,70,000, दैट इज कैलकुलेटेड अमाउंट इज ₹6,90,400। तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है 12,38,800 और एग्जाम्पशन अंडर 54F में मिल रहा है 6,19,400। नाउ टैक्सेबल अमाउंट इज 6,19,400। 26 Yes, sir. प्रॉब्लम? No, sir. नहीं सर। Anyone have any problem in question number 26? नहीं सर। 25 में चले? Yes. Can we move to question number 25? Yes, sir. 25 में कहता है कि नॉन रेसिडेंट है, नॉन रेसिडेंट दैट मीन्स वो इंडिया का आदमी नहीं है, एनआरआई है, एनआरआई विदेशी आदमी है। उसने $25 का US डॉलर का इंडिया में इन्वेस्टमेंट किया, मतलब वो शेयर खरीदा। जिस समय वो परचेज कर रहा था उस समय एक्सचेंज रेट था $1 इक्वल टू ₹30, जिस समय वो परचेज किया, और उसी शेयर को उसने बेच दिया इंडियन करेंसी में 13,80,000 में उसी को उसने बेच दिया। जिस समय बेचा उस समय एक्सचेंज रेट हो गया ₹60, यानी $1 इक्वल टू ₹60। जब परचेज किया था देन $1 इक्वल टू ₹30, और जब सेल किया देन $1 इक्वल टू 60।
और हमें इंडिया में कैलकुलेट करने के लिए कह रहा है। तो जब इंडिया में कैलकुलेट करेंगे तो क्वेश्चन जो है वो नेचुरली हमारा बनना चाहिए क्या, इंडियन करेंसी में। इंडियन करेंसी में रुपया में बोलना चाहिए क्वेश्चन। ठीक है, चलिए हम लोग सेल प्राइस लिखते हैं 13,80,000 डिवाइडेड बाय 60। तो ये डॉलर में कन्वर्ट हो गया, कितने में बिका, 23,000 में, 23,000 डॉलर में बिका। और परचेज कंसिडरेशन कितना है, कितने में परचेज किए थे हमने उसको, 25,000 डॉलर में परचेज किए थे। तो कॉस्ट हो गया 25,000, सेल हुआ 23,000 डॉलर और परचेज कॉस्ट हो गया 25,000 डॉलर। नाउ लॉस इज रुपीज, लॉस इज अंडर यूएस डॉलर इज 2,000 यूएस डॉलर में नुकसान हुआ है। अभी उसको हम लोग इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो अभी इंडियन करेंसी का वैल्यू दिया हुआ है $1 इक्वल टू 60 रुपीज। तो 2,000 को 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इंडियन करेंसी में लॉस होगा ₹12,000 का, रुपीज 1,20,000 का। 2,000 इंटू 60 इक्वल टू 1,20,000, दैट इज लॉस इन इंडियन करेंसी। आप चाहे तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं, सेल कंसिडरेशन 13,80,000 लिखिए और उसमें माइनस कीजिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 25,000 गुने 30। ठीक है, उस तरह से भी आप कर सकते हैं। जो उस समय का इंडियन करेंसी में भी अगर आप बनाना चाहते हैं तो वैसे भी बन जाएगा, और फॉरेन एक्सचेंज के रेट से भी बनाना चाहेंगे तो उसको भी इंडिया में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोनों तरीके से वो आपका आ जाएगा। चलिए, इसमें कोई प्रॉब्लम 25? नो सर। नहीं सर। सुन रहे हैं कि कुछ समझ भी रहे हैं? समझ रहे हैं सर। समझ रहे हैं। ठीक है, आवाज आ रही है आपके पास? आवाज नहीं जा। 24 में आइए। 24 में कहता है कि एक्स ने परचेज किया एक हाउस प्रॉपर्टी 16,70,000 का। कब परचेज किया, मई 2010 में। और उसने हाउस प्रॉपर्टी को बेच दिया 70 लाख में, कब, 20 जून 2019 में। परचेज किया 2010 में, सेल किया 2019 में, यानी मोर देन 3 ईयर, दैट मीन्स लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब स्टाम्प वैल्यूएशन अथॉरिटी वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी 90 लाख विच इज नॉट ऑब्जेक्ट बाय द सेलर और द बायर ऑफ द हाउस। इसमें एक नया कहानी दिया हुआ है कि भले ही आप जमीन कितना में खरीदिए, घर कितना में खरीदिए, घर कितना में बेचिए, लेकिन रजिस्ट्री उसी वैल्यू पर होता है जो रजिस्ट्री वैल्यू उस समय रहता है कोर्ट में, दैट इज स्टाम्प वैल्यू। तो यहाँ स्टाम्प वैल्यू दिया हुआ है 90 लाख, आपने बेचा उसको 70 लाख और स्टाम्प वैल्यू दिया हुआ है 90 लाख। तो यहाँ पर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है कि हो सकता है कि आप अपनी आमदनी को छुपाने के लिए सेल प्राइस 70 लाख दिखा रहे हैं। अगर आप सरकार के वैल्यू से कम में सेल कर रहे हैं तो ये आपकी गलती है। अगर सरकार के रेट से आप ज़्यादा में बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, लेकिन सरकार के रेट से अगर कम में बेचेंगे तो जो सरकार का रेट है उस पर टैक्स लगेगा। तो सरकार का रेट है 90 लाख और आपने एक्चुअल में उसको बेचा कितना में, 70 लाख में, तो 20 लाख रुपया क्या हो गया, 20 लाख रुपया आपने कम सो किया इनकम टैक्स बचाने के लिए। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये नहीं मानेगा, वो कहेगा विच एवर इज हायर, हम उसी को मानेंगे। तो सेल कंसिडरेशन आप शो कर रहे हैं 70 लाख, लेकिन सेल कंसिडरेशन 70 लाख नहीं लिखा जाएगा बल्कि लिखा जाएगा 90 लाख रुपया। किसी ने की आप लोगों ने, किसी ने नहीं खरीद, बड़ा होइएगा तो खरीदिएगा अपना पैसा के कमाई से। तो उस समय पता चलेगा कि रजिस्ट्री वैल्यू किसको कहते हैं, वही है स्टाम्प वैल्यू। रजिस्ट्री वैल्यू मतलब जो सरकार का रेट होता है, तो उस रेट से कम में आप नहीं बेच सकते हैं। उस रेट से ऊंचा में भले बेचिए वो मंजूर है, लेकिन उससे कम में आप नहीं बेच सकते हैं। तो आपने 70 लाख दिखाया है टैक्स बचाने के लिए, लेकिन वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नहीं मानेगा। वो जो स्टाम्प वैल्यू है 90 लाख, सरकार का जो वैल्यू है उसी को मानेगा। तो यहाँ पर सेल कंसिडरेशन हो गया 90 लाख। फिर आप इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कीजिए 16,70,000 इंटू करंट ईयर का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय 2010 का इंडेक्स। तो 2010-11 का इंडेक्स दिया हुआ 167। तो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हो गया 28,90,000। नाउ कैपिटल गेन इज 61,10,000। नाउ 15 नवंबर 2019 को उसने रेसिडेंशियल फ्लैट खरीद लिया 25 लाख का। ध्यान दीजिए,
फ्लैट बेच रहा है और फ्लैट खरीद रहा है, हाउस प्रॉपर्टी बेच रहा है और हाउस प्रॉपर्टी खरीद रहा है, दैट मीन्स वो एग्जम्पशन पाएगा किसका, अंडर सेक्शन 54 का। घर बेचकर घर खरीदना धारा 54 का छूट मिलता है, और कुछ अन्य संपत्ति बेचकर घर खरीदना धारा 54F का छूट। Yes. और खरीद भी रहा है घर, तो वो घर कितने का खरीद रहा है, 25 लाख का। तो ये इसको अंडर सेक्शन 54 का एग्जम्पशन मिल जाएगा 25 लाख का। तो ये हम लोग माइनस कर दिए कि कॉस्ट ऑफ न्यू हाउस अंडर सेक्शन 54 दैट इज 25 लाख। तो टैक्सेबल कैपिटल हो गया 36,10,000। बोलिए 24। एनी ऑब्जेक्शन इन 24? नहीं सर। नो सर। 26, 25, 24. Now, last one is 20. कहता है कि एक्ट में ये फॉलोइंग आइटम्स को बेचे। सबसे पहले परचेज किया था 2001 में 1,40,000, जिसको बेचा है 3 लाख में। लैंड परचेज किया था 2001 में 1,40,000, जिसको सेल किया है 3 लाख में। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं सर। नेक्स्ट, एक बार सर फिर से बताइए ना। लैंड परचेज किया था 2001 में 1,40,000, इसको बेचा है 3 लाख में 2019-20 में। पॉइंट नंबर 2 में कहता है यस सर। परचेज किया था 12,000 में, जिसको बेचा है रिटर्न डाउन वैल्यू है 6,000। तो जब भी क्वेश्चन में रिटर्न डाउन आता है तो वही रिटर्न डाउन वैल्यू का ही हम लोग कंप्यूटेशन करते हैं, और रिटर्न डाउन वैल्यू हमेशा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को करेगा। रिटर्न डाउन वैल्यू का मतलब होता है कि पिछले ईयर जो आपने परचेज किया उसका वैल्यू क्या है, जो पिछले साल उसका वैल्यू है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब होगा कि उसका डेप्रिसिएशन घटाते 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 तो ये कब का आएगा, पिछले साल का आएगा। कैलकुलेशन कब का आएगा, पिछले साल का आएगा। तो निश्चित है कि एक साल का डिफरेंस होगा, तो ये कैलकुलेशन क्या शो करेगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। जब मोर देन 36 मंथ का कैलकुलेशन रहेगा तब आएगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, और जब लेस देन 36 मंथ का कैलकुलेशन रहेगा तो ये आएगा शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो जब भी रिटर्न डाउन वैल्यू होता है तो वो पिछले साल का रिटर्न डाउन वैल्यू होता है। रिटर्न डाउन वैल्यू मतलब घटाकर बचा हुआ कीमत। तो देखिए आपने इसको सेल किया है 20,000 में और इसका रिटर्न वैल्यू है 6,000। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में यही लिखा गया है कि मशीन का सेल प्राइस है 21,000 और उसका रिटर्न डाउन वैल्यू है 6,000। दैट मीन्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 15,000। सबसे पहले ये सबसे पहला कैलकुलेशन मशीनरी का सेल प्राइस 21,000 माइनस रिटर्न डाउन वैल्यू 6,000। जब भी रिटर्न डाउन वैल्यू होगा तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन ही निकलेगा। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हो गया 15,000। नाउ फर्नीचर परचेज किए थे 2018 में 1,200 का, और 2019-20 में उसको बेचे हैं 1,700 का। तो सेल प्राइस तो हो गया 1,700 माइनस 1 अप्रैल 2018 में परचेज किया है 1,200 का, 1 अप्रैल 2018। तो हम इसका वैल्यू निकालेंगे कि 1 अप्रैल 2019 से इसका वैल्यू क्या हुआ, 2019 का इसका वैल्यू क्या हुआ। 1 अप्रैल 2019 का इसका वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इसमें से डेप्रिसिएशन माइनस करना पड़ेगा। तो इसका जब हम परचेज किए थे तब वैल्यू था 1,200। इसके बगल के चैप्टर में लिखा हुआ है, डेप्रिसिएशन चैप्टर को कभी पलट के देख लीजिएगा जिनके पास बुक होगा, कि फर्नीचर पर 10% रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इम्पोज किया जाता है। तो 1,200 है और फर्नीचर है तो इस पर 120 1,200 में 120 डेप्रिसिएशन माइनस होगा तो 1,080 उसका रिटर्न डाउन वैल्यू आया। और 1,080 जब रिटर्न डाउन वैल्यू आएगा तो सेल प्राइस कितना है 1,700।
और रिटर्न डाउन कितना है 1080। तो इस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कितना हुआ 620। कहना है हाँ सर, बोलिए। 620 होगा सर उसका कैपिटल गेन, मैं शॉर्ट टर्म कैपिटल। हाँ शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन 620। तो टोटल हो गया पहले मैशनरी पर 15,000 था और फर्नीचर पर 620। तो टोटल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ 15,620। पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 से ये निकला है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। हाँ सर। चलिए अब पॉइंट नंबर 1 में आइए। पॉइंट नंबर 1 में लैंड को आपने परचेज किया है, तो यहाँ पर 2001 में परचेज किया था, 2019-20 में बेचा है, तो नेचुरली ये हो गया लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। तो इसका सेल कंसिडरेशन हो गया 3 लाख। इसमें माइनस कीजिए इसका इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1,40,000, 20 ईयर का इंडेक्स 289 डिवाइडेड बाय 2001 का इंडेक्स नंबर 100, तो वो आ गया 4,04,600। सेल एक्विजिशन आ रहा है 4,04,600। तो यहाँ पर हो रहा है लॉस 1,04,600, लॉन्ग टर्म लॉस, लॉन्ग टर्म कैपिटल लॉस 1,04,600। ठीक है, इस पर कोई कुछ कहना चाहेंगे? नो सर, ठीक है। नहीं सर। आइटम नंबर 4 में लिया, आइटम नंबर 2 हो गया है, 3 हो गया, 4 में आइए। शॉप परचेज किया था 2004-05 में 1,13,000 और उसको सेल किया है 1,80,000। तो 4-5 में परचेज किया और 18-19 में सेल किया। तो 4-5 में परचेज किया और 18-19 में सेल किया, तो मोर देन 36 मंथ हो गया। तो इसका इंडेक्सिंग होगा, तो नेट सेल कंसिडरेशन हो गया 1,80,000 minus index cost of acquisition 113,000, 1,13,000 into current year का index 289 divided by 2004-05 का index, 2004-05 का index दिया हुआ है 113। तो 2,89,000 उसमें